तो मैं ये कह रहा था कि पितृदोष मतलब क्यों मानते हैं हम पितृदोष बनता है, कैसे बनता है, मतलब कारण क्या है कि भाई पितृदोष हुआ, या इसके पीछे का रहस्य सुन लो, कि रहस्य मान लो कि भाई इसके पीछे का रहस्य क्या है ना। ये हम बोल सकते हैं कि पितृदोष के पीछे का रहस्य क्या है, मतलब होता क्या है पितृदोष कुल मिला के, है ना। तो ये मान के चलो कि एक परिवार है, ठीक है, उसका काम धंधा भी ठीक चल रहा है, और हर तरह से मौज भी है, ठीक है। मगर उसी परिवार में कोई एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, जिसमें जो नशा भी कर रहा होता है, ठीक है, और बुरे व्यसन भी होते हैं उसमें, ठीक है। इस टाइप की लाइन पे वो पहुंच जाता है, ठीक है। इस टाइप का कोई मतलब बच्चा पैदा हो जाता है। तो वो क्या करता है कि अपने साथ लाए हुए कर्म तो वो भुगतता ही है, ठीक है, कि वो अपने साथ कर्म लेके आया है। मगर गड़बड़ कहाँ होती है कि जब तक वो नशा कर रहा है, ठीक है भाई, अपने साथ कर्म लेके आया है, नशा कर रहा है, जो कुछ कर रहा है वो अब उसके खुद के कर्म है, ठीक है। मगर गड़बड़ होती है जब जब वो आदमी लालच में आ जाता है। लालच में आने का मतलब क्या होता है कि चल भाई, किसी को ठग लिया, किसी को लूट लिया, किसी को बेवकूफ बना लिया, किसी की जमीन हड़प ली, ठीक है ना। इस टाइप से जब वो लालच में आ जाता है और कुछ ऐसे कर्म करता है कि किसी को नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है, हड़प लेता है किसी का कुछ भी, तो फिर क्या होता है कि उसकी कुंडली में फिर पितृदोष बनता है। उसकी कुंडली में नहीं बनता, समझो एक बार। वो आदमी तो बेशक अपनी उम्र निकल जाएगा करके, मगर जो पितृदोष उसने अपनी हरकतों से पैदा किया ना, जो उसकी हरकतें हैं, जो भी उसने किसी को लूटा है या किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचाया है, तो हर नुकसान के पीछे एक अलग पितृदोष काम करता है। हमारे लाल किताब में 9 पितृदोष माने गए हैं। 9 ग्रह, 9 के 9 पितृदोष है, ठीक है। वैदिक में 9 इनको डिवाइड नहीं किया गया, लाल किताब ने इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि पितृदोष आखिर किस चीज से बना है, ठीक, और क्या करेगा, मतलब एक छोटे से पार्ट में बांट दिया। 9 के 9 अलग अलग पितृदोष हमें बता दिए गए लाल किताब में। वैदिक में तो केवल पितृदोष बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है, होता भी है, ठीक है ना। मगर लाल किताब ने उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, 9 के 9 पार्ट, ठीक है। तो ऐसी उस आदमी ने कौन सी हरकतें की थी कि आने वाले टाइम में उस, यानी कि जो भी वो आदमी हरकतें करता है ना, कोई भी आदमी, जैसे मैं ही हूँ, और मैंने अब तक तो चलो जिंदगी अच्छी जी ली, ठीक है, मगर अभी मेरे मन में कोई लालच आ गया, किसी को मैंने लूट लिया, खा लिया, ठीक है, तो वो जो सारी एनर्जियां है ना, वो हमारे डीएनए में फिट हो जाती है, ठीक है। मैंने डीएनए के ऊपर भाषण भी दिया था, आई नहीं है रील, आई होती तो आप सुन लेते, ठीक है। तो डीएनए हमारा मेमोरी कार्ड है, ठीक है। डीएनए हमारा मेमोरी कार्ड है। जो भी हमारे पूर्वजों के कर्म है, उनके संस्कार है, उनके आहार टाइप भी, आहार भी मान सकते हो थोड़ा बहुत, व्यवहार है, ठीक है, उनके बोलने का तरीका, सेंस, उनकी बीमारियां भी, वो सारा डाटा हमारे डीएनए में ही फिट होके हमारे पास आता है, ठीक है। अब उन्होंने कौन से कर्म गलत किए थे, ठीक है, वो उनके डीएनए में फिट हुआ, तो वो फिर पितरदोष बन के आगे से आगे पीढ़ियों में आता चला जाता है, मतलब उस आदमी से उसके बच्चे में, उसके बच्चे से उसके बच्चे में, ठीक है। हो सकता है दादा से आपके पिता में आया हो, पिता से आपके बच्चे में आया हो, आप में आया हो, आपसे आपके बच्चे में गया हो, इस तरह से भी हो जाता है, यानी पिता के कर्म भी हमारे साथ जुड़ के आते हैं। तो यही पितरदोष होते हैं, ठीक है, कि कौन से हमारे पूर्वजों ने कमियां की थी, कौन से हमारे पूर्वजों ने, कौन सी घटनाएं ऐसी जिम्मेदार है इनके पीछे कि ये पितृदोष हमारी कुंडलियों में है, ठीक है। हम्म, अब 9 के 9 ग्रह को इसलिए समझाया गया कि भाई राहु से हम एक अलग पितृदोष देखेंगे। अगर ये पोजीशन ग्रहों की बैठी है, तो ये पितृदोष बन गया। उस राहु के पितृदोष में क्या क्या दिक है, वो लाल किताब ने पूरा खोल के हमें समझा दिया कि अगर कुंडली में ये ग्रह पोजीशन बैठी है, तो आपकी कुंडली में इस ग्रह का पितृदोष है, और उस ग्रह के पितृदोष की वजह से
कौन कौन सी प्रॉब्लम है हमें लाइफ में आगे आएगी, और किन गलतियों की वजह से, मतलब हमारे पूर्वजों ने कौन सी ऐसी गलतियां की थी या कौन से ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से हमारी कुंडलियों में ये वाला पितृदोष बना। ठीक है ना। तो केवल पितृदोष नहीं, हर ग्रह का एक पितृदोष होगा। तो हमें स्पष्ट पता लग जाएगा कि भाई राहु का है तो ये गलतियां की होगी, बुध का है तो ये गलतियां की होगी, चंद्रमा का पितृदोष आया है तो ये वाली गलतियां की होगी, और हमें इनका ये भुगतना पड़ेगा, ये वाली चीजें हमें भुगतनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये पितृदोष है। और पितृदोष का खास बात यही है कि भाई जो गलतियां करता है वो तो अपनी उम्र कम से कम ले ही जाता है, निकाल के चल। ठीक है। मगर उसकी गलतियां आने वाली औलादे भुगतती है। ठीक है। तो इसीलिए लाल किताब तो यही बोलती है ना कि भाई अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जियो, ना किसी का बुरा करो, ना किसी को लूटो, ना किसी का कुछ करो, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो सुखी रहे। ठीक है। और पितृदोष का एक खास बात और भी होती है कि पितृदोष अगर एक ही कुंडली में बन रहा है, पूरे घर की कुंडलियां चेक कर लो, अगर एक ही कुंडली में बन रहा है तो पितृदोष का जो भी फल आगे मतलब होता है, लाल किताब में बता भी दूंगा, तो वो केवल वही आदमी भुगतेगा अगर पूरे परिवार में एक ही कुंडली में है तो। ठीक है। और निकल आया तीन चार कुंडलियों में सेम पितर दोष, तो पूरा परिवार मिलकर भुगतता है उसको, पूरे परिवार के साथ वही हाल आते रहती है। ठीक है। ये होती है पितर दोष की वो, मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा था जो। ठीक है। तो पितर दोष इस तरह से आगे बढ़ते, आपके डीएनए में फिट हो गया। ठीक है। अब आपके डीएनए से जो आपका बच्चा पैदा होगा, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें चली जाएगी। आपने किसी का घर छीन लिया, गया शनि का पितर दोष। किसी बहन बुआ बेटी को सता दिया, आ गया बुध का पितर दोष। उसमें अभी काफी चीजें हैं, अभी शॉर्ट में एक दो बताया हूं आपको। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि कर्म कुछ भी कर लो, भगवान ने बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड हमें दे के भेजा है, हमारा डीएनए। और डीएनए अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना, तो करीबन करीबन 1 ग्राम डीएनए में और 800 GB डाटा शायद आ सकता है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। अभी पढ़ा तो नहीं है खैर मैंने, मगर याददाश्त में आ रहा है कि 1 ग्राम में 800 GB या 800 TB ऐसा कुछ लिखा था। तो इतना डाटा फिट हो सकता है। तो हमारा डीएनए बहुत बड़ा है, मतलब पुश्तैनियां बहुत चीजें हम लेके आ रहे हैं अपने साथ। जेनेटिक बीमारियां आपने सुना होगा ना, जो पिता को थी वो बेटे को होती है, होने का चांस होता है। डॉक्टर भी बोलते हैं 90% चांस है कि अगर किसी के पिता के बाल उड़ गए थे तो बेटे के बाल भी उड़ेंगे, उनको शुगर थी तो बेटे में भी शुगर होने के चांस होते हैं। ठीक है। तो वो यही जेनेटिक बीमारियां होती है। ठीक है। तो डीएनए इतनी बड़ी चीज है, और डीएनए की खोज अभी साइंस ने अभी की है कुछ सालों से। ठीक है। मगर ज्योतिष हमारी पुरानी है, और इस डीएनए को अच्छी तरह से समझा चुकी है हमें। ठीक है। बस हम समझना नहीं चाह रहे हैं, बस इतना ही है। जिस दिन आपने इस डीएनए को समझ लिया, एक एक आदमी फूक मार के चलेगा, अपने पैर के नीचे कीड़ी भी नहीं मरने देगा, बता रहा हूँ। क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। कई बार तो ऐसा होता है, कई पितृदोष आगे हैं कि अगर दो तीन कुंडलियों में निकल आए तो उस परिवार में बच्चा पैदा, मतलब लड़का पैदा नहीं होता, वंश आगे नहीं बढ़ पाता। इतना बुरा हाल हो जाता है कि आगे वंश ही नहीं बढ़ेगा, फिर खत्म है वहां का वंश, उस आदमी का वंश वहीं खत्म। ठीक है। तो कुंडली चाहे कितनी भी देख लो, पितृदोष जरूर देखो, क्योंकि पितृदोष बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा दोष है। इसके बगैर मैं नहीं चाहता था आप रहो इसके बगैर, क्योंकि आप इतना कुछ पढ़ चुके हो तो ये जानना जरूरी है। तभी मैं आज ये पितृदोष ही पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है बहुत बड़ा ये पितृदोष का मेरा चैप्टर, मगर मैं लिमिटेड लिमिटेड आपको पढ़ा है तो खुल के कभी बहुत फिर समझाऊंगा, या तो अगले कोर्स में समझाऊंगा, क्योंकि उसके लिए कम से कम 9 क्लासें तो हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर। उसमें आपको ये भी पता लगेगा किस वजह से बनता है, हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की थी, हम मतलब, और हमें क्या फल मिलेगा, हमारे परिवार को उसका क्या फल मिलेगा, और उसका निवारण कैसे होगा। ये सारी चीजें उसमें आती है। ठीक है। तो अब मैं आपको वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ ताकि आप पकड़ लो कि कुंडली में बृहस्पति का है कौन सा पितृदोष, तो है ये। ठीक है। तो बृहस्पति का पितृदोष का एक ही फंडा समझो। ठीक है। कि बृहस्पति के घरों में अगर उसके दुश्मन घर बैठ जाए,
दो पाँच नौ बारह। ठीक है, उसमें राहु बैठ गया, बुध बैठ गया, ठीक है, शुक्र बैठ गया, तो उस कुंडली में पित्त दोष आ ही गया, बृहस्पति का पित्त दोष। ठीक है, उस कुंडली में बृहस्पति का पित्त दोष गारंटेड। और शनि भी, अब मान लो बृहस्पति अगर दूसरे तीसरे पांचवें छठे नौवें बारहवें, ठीक है, इन घरों से बाहर कहीं भी बैठा हो, शनि के लिए केवल ये कंडीशन है, बाकी तो ये पितृ दोष पक्का है कि बृहस्पति के घरों में वो उसके दो सॉरी दुश्मन उसके अने इने में जो है वो बैठ जाए, तो पक्का है। मगर ये देखो कि दूसरे तीसरे पांचवें छठे नौवें बारहवें, अगर इस घर से बाहर बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, ठीक है, और दूसरे घर में शनि आ जाए और वो सर खराब हो। एक्सक्यूज मी। सर, दो, दूसरे तीसरे पांचवें छठे नवें और बारहवें, हम्म, इसके अलावा बृहस्पति कहीं हो? कहीं भी हो, इनसे बाहर कहीं भी बैठा हो, तो ही ये लागू होगा, मतलब शनि के लिए मैं बता रहा हूँ। मतलब छोटा सा ही है ये, ज्यादा एक ही लाइन है, तो बस यही समझो। बाकी मेन पितृ दोष आपका ये मैंने बता दिया, दो पांच नौ बारह। ठीक है, इसमें दुश्मन बैठे हो तो, ठीक है, शनि दुश्मनों में काउंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो शनि दो में बैठा है तो भी पितृ दोष बन सकता है, वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है कि अशुभ होके भी दूसरे में बैठा हो, इनसे बाहर, इन घरों से बाहर बृहस्पति बैठा हो, ठीक है, तो फिर मान के चलो ये पितृदोष बृहस्पति का ही बनेगा। ठीक है, फिर बृहस्पति का ही बनेगा। और जो मैंने घर बताए, दो पांच नौ बारह, ठीक है, इनमें अगर एक में बैठा है तो थोड़ा हल्का पितृदोष है, दो में बैठ गया हैवी हो गया, तीनों में ही दुश्मन बैठ गए, वो पितृदोष बड़ा नुकसान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप पितृदोष की वो भी देख सकते हो कि पितृदोष कितना हैवी है हमारी कुंडली में। एक राहु पांच में बैठा है, कोई बात नहीं, थोड़ा हल्का कर देगा। ठीक है, साथ में बुध भी 11 में आ गया। ठीक है, चलो 11 छोड़ दो, वैदिक में मानते हैं 11, 12 में मान लो। ठीक है, और दूसरे में भी कोई ना कोई शुक्र आ गया, जबकि शुक्र अच्छा है दूसरे घर में, मगर बृहस्पति को खराब कर देगा। बृहस्पति फिर वो अच्छे फल नहीं देगा, बृहस्पति का पितृदोष माना जाएगा। ये बृहस्पति का पितृदोष आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर आ गया शुक्र का पितृदोष। ठीक है, तो शुक्र के पितृदोष में क्या होगा, सूर्य, राहु या केतु, ठीक है, दूसरे घर में आ जाए या सातवें घर में आ जाए। सर थोड़ा धीरे बोलिए ना। सूर्य, राहु और केतु, केतु कौन से घरों में? शुक्र के घर होते हैं ना, दूसरा घर और सातवां घर, इस प्रकार से अच्छा, समझना। आप घर याद मत करना, दूसरा सातवां बोल दिया अच्छा, रट्टे अच्छा, मत मारना। अच्छा। दूसरा घर शुक्र का, सातवां घर शुक्र का। शुक्र ठीक है, का। ठीक। तो शुक्र के घरों में आ जाए तो पितृदोष मान। ठीक है, मगर एक बात और सुनो, पितृदोष होगा, चलो आ गया, वो ज्यादा हम्म। नुकसान नहीं करने वाला होगा। अब फिर आप ये देखो कि ये जो ग्रह है, इनमें से कोई एक भी ग्रह यहाँ बैठा है और वो शुभ बैठा है या अशुभ बैठा है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, पहले बता रहा हूं। ठीक है, आप लाल किताब पढ़ोगे, केवल इतना ही बताएगा इन ग्रहों में है, तो बस पितृदोष है। मगर वो ग्रह अशुभ बैठा है, तो आप उस पितृदोष को मान सकते हो कि हाँ बड़ा पावरफुल है, हमें नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, वरना आप उसको लाइट ले सकते हो, उसके छोटे मोटे उपाय कर सकते हो, उपाय भी आएंगे आगे, तो है उसके उपाय। ठीक है, तो उसके छोटे मोटे उपाय से काम चल जाएगा। मगर ये ग्रह खराब भी बैठे हैं, अशुभ होके बैठे हैं, कोई टक्कर खा रहा है, कोई अपने गलत उसमें साथी के साथ बैठा है, तो फिर ये पक्का पितृदोष। ठीक है, अब इसमें एक चीज और नोट कर लो, पक्का पितृदोष देखने के लिए, कि शुक्र अपना पहले घर से और आठवें घर से बाहर कहीं भी हो और ये पोजीशन बन जाए, पितृदोष पक्का है। ठीक है, ये वाली लाइन कोई नहीं बताएगा, स्पेशल लिख लेना, शुक्र पहले या आठवें घर से बाहर। ठीक है, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें डिसाइड करने पे मजबूर, कई बार क्या होता है कुंडलियों में पितृदोष आता है, मगर सामने वाला बोलता है हमें तो नहीं लग रहा, हमें ये दिक्कतें नहीं आ रही, तो आप ये चीजें देखो कि पहले तो वो बाहर कहाँ बैठा है,
इन घरों से बाहर बैठा है या नहीं, और वो ग्रह अशुभ बैठे हैं या शुभ बैठे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो, वरना ये नहीं आंख मीच के बोल दिया, सामने वाले बोला क्या बात कर रहे हो आचार्य जी, हमारे यहाँ तो सिम्टम ही नहीं आ रहे, तो सिम्टम नहीं भी आएंगे उनके, अगर वो ये चीजें लागू नहीं हो रही तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। और सबसे बड़ा पितृदोष मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा पितृदोष सूर्य का होता है। इसकी कभी डेफिनेशन सुनाऊंगा ना, कान पकड़ लोगे, इतना खतरनाक। और एक शनि का, शनि का पितृदोष बहुत बुरा होता है, सबसे बड़े पितृदोष में। और देखा जाए तो बुध का भी होता है, मगर शनि और सूर्य मानो धजिया उड़ा देते हैं आदमी की, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर है तो इनका इलाज तो पक्का ही करना है। अच्छा, सूर्य का पितृदोष में क्या होगा कि सूर्य का घर कौन सा होता है, पांचवा। ठीक है, पितृदोष के लिए हम्म। आप मान के चलो उसकी जड़, कोई भी ग्रह हो ना, उसकी जड़ में पापी ग्रह बैठे हो। ठीक है, अब वो पापी हर ग्रह के हिसाब से अलग अलग है, वो आप याद करना पड़ेगा कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, मगर जड़ों में बैठते हैं सारे। पितृदोष का यही मूल है। ठीक है, तो सूर्य की जड़ पांचवा घर, पांचवा घर होता है सूर्य का। ठीक है, तो उसमें अगर शनि शुक्र और राहु, ठीक है, शनि शुक्र और राहु अगर पांचवें घर में बैठ जाए तो सूर्य का पितृदोष माना जाता है। ठीक है, और सूर्य एक और 11वें घर से बाहर होना चाहिए अगर पक्का पितृदोष देखना है तो। और दूसरा, ये शुक्र राहु और शनि जो है अशुभ होने चाहिए, पक्का पितृदोष। वही हालातें मिलेंगी जो सर लिख, सूर्य 1 व 11 से बाहर हो, और अभी क्या बोला पांचवे आपने सर? पांचवे घर में वो तो शनि लिख लिया शुक्र। सर। हाँ, तो यही बोला ना मैंने कि ये अशुभ हो, या मतलब सूर्य 1 से 11, एक में और 11वें घर में ना हो, और ना ये हो। हालात बन हाँ। रहे हो कि उसके पांचवें घर में ग्रह ये वाले बैठे हो, तो ये पितरदोष पक्का है। ठीक है, अगर अच्छा। शुभ बैठे हैं और सूर्य भी पहले में बैठा है या 11वें में बैठा है, तो आप मान सकते हो बिल्कुल लाइट से सिम्टम आएंगे, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, मगर उपाय जरूर करवा दो ताकि तकलीफें ना आए। ठीक है, तो सर इसमें केतु को कंसीडर नहीं करते? ना सूर्य नहीं राहु करते, और। नहीं करते, क्योंकि अच्छा। सूर्य के केतु के नक्षत्र में हमेशा सूर्य उच्च का होता है, अपने पढ़ा है ना वैदिक में। हाँ हाँ, हाँ, पढ़ा है, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ, ठीक है, तो हम्म। यहाँ पे सूर्य को खराब को नहीं करेगा, सूर्य को खराब नहीं करेगा, अच्छा, इसलिए एक यहाँ पे और ग्यारह केतु में नहीं। सूर्य बैठा हो सर? हाँ एक बैठा और हो, 11 में? हाँ बैठा हो, कोई बात नहीं, तब बैठ गया। तब नहीं होगा? अब मैं समझा रहा हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सूर्य की जड़ होगी पांचवा घर। ठीक है, हाँ हाँ। उसमें बैठ गए शनि राहु और शुक्र। ठीक है, शनि राहु शुक्र उसमें बैठ गए। अब आपको ये देखना है कि पितरदोष कितना पावरफुल है। ठीक है, तो पहले आप देखो कि सूर्य कहाँ है, पहले घर में है और 11वें घर में है, इनसे बाहर कहीं भी बैठा है, बोलेंगे हाँ जी, पहले में भी नहीं है 11वें में भी नहीं है, तो ये पावरफुल हो गया पितृदोष। ठीक है, अच्छा। अब दूसरा देखेंगे कि ये जो तीनों ग्रह मैंने बताए, ये शुभ बैठे हैं कुंडली में या अशुभ बैठे हैं। अब वो बोलेंगे अशुभ बैठे हैं तो पूरा पावरफुल, और शुभ बैठे हैं तो थोड़ा कम। ठीक है, और सूर्य 1 और 11 में बैठा है तो कम। ठीक है, पूरी पावर देखनी है तो फिर ऐसे देखो। ठीक है, जैसे जैसे समझ में आया, नहीं आया दोबारा समझो, बताओ। दोबारा बताओ सर। देखो, सूर्य की जड़ पांचवा घर, मैंने जी बोला सर। लाल किताब बोलती है कि शनि शुक्र राहु अगर पांचवें में बैठ गए तो सूर्य हम्म। का पितृदोष हो गया, हो गया, मान लो हम्म। हो गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये पितृदोष कितना फल देगा सामने वाले, कितना नुकसान देगा, मतलब फल वही है, नुकसान देगा कितना करेगा, किस हद तक जाएगा। तो हमें दो चीजें देखनी हैं। पहले तो ये शुक्र शनि राहु खराब बैठे हैं या अच्छे बैठे हैं। अगर अच्छे बैठे हैं तो ये कम फल दे, बुरा कम करे। ठीक है, और खराब बैठे हैं तो ये बुरा ज्यादा हो गया, एक बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात हम देखेंगे कि अब क्लियर हो गया कि भाई ये खराब भी बैठे हैं और यहां भी बैठे हैं, तो पितृदोष पावरफुल हो गया। ठीक है, अब एक चीज और देख लेंगे कि सूर्य पहले और 11वें घर से बाहर बैठा है,
वो कहे भाई बाहर बैठा है, तो ये पूरा खराब। और फिर भी सूर्य 1 और 11 में बैठ गया तो थोड़ा सा कम। पूरा नहीं बोलेंगे फिर। मतलब कि आप मना मान सकते हो कि 25%, 75%, 25, 50, 75, 100 एवरेज फैला सकते हो। यानी कि सूर्य की जड़ में, पांचवें घर में, ये तीनों ग्रह बैठे हैं। 25% जोड़ दो, पितृ दोष हो गया। अब प्लैनेट भी खराब बैठे हैं, जो ये बैठे हैं ये 50% हो गया। ठीक है। 50 का भी मतलब 75 के आसपास मान लो, क्योंकि 3 हिस्से है ना, 3 ग्रह, तो हमें 3 हिस्से करने पड़ेंगे 100 के। 33%, 33 जो भी होता है, मान लो उतने परसेंट हो गया खराब। अब देख लिया हमने कि सूर्य भी 1 और 11 में नहीं बैठा, तो 100% खराब। अब सूर्य 1 और 11 में बैठा है, 75% खराब। ये दोनों प्लैनेट भी अच्छे बैठे हैं, शुभ बैठे हैं, केवल 25% ही बुरा करेगा पितृ। अब आ गया समझ में? अच्छा, पितृदोष कितने हो सकते हैं सर? जैसे बृहस्पति में पांचवें घर में भी राहु आ गया तो दो पितृदोष हो गया, बृहस्पति का भी हो गया, सूर्य का भी हो गया। अब दोबारा एक का सुनो। पितृदोष होता है? हाँ हाँ, मान लो कि यहाँ पांचवें घर में आ गया, ठीक है, तो दो पितृदोष बन जाएंगे। दो बृहस्पति पितृदोष का हो भी गए। बनेगा। हाँ, मगर फिर वो देखो कि बृहस्पति वाला ज्यादा नुकसान कर रहा है, सूर्य वाला ज्यादा नुकसान कर रहा है। ठीक है। इस प्रकार से देख लो, उपाय आपको दोनों के कराने पड़ेंगे। दोनों की। हाँ, उपाय दोनों के कराने पड़ेंगे। ज्यादा नुकसान कौन कर रहा है वो मैं आपको तरीका बता ही रहा हूँ। ठीक है। एक ही कुंडली में चार चार पांच पांच पितर दोष होते हैं, हो जाते हैं। कई बार बन जाती है कंडीशन। 3 तक तो मैंने देखे हैं। 4 की तो खैर मैंने बोल दिया, मगर हो सकते हैं। मगर 3 तक तो मैंने देखे हैं, होते हैं, बन जाते हैं। 3 तक बन जाते आपने जो ये चार्ट भेजा उसमें ये अब क्या है? हैं। ये अब समझ नहीं आएगा, मैं अब समझाऊंगा तब आएगा। पहले पितर दोष तो समझ लो आप। ओके। अच्छा ठीक है। पितर दोष तो रहेगा, मगर पावर कितनी काम करेगी, मतलब पूरे सिम्टम देखो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। चल आज आपको एक पितर दोष में थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बृहस्पति का। ठीक है। बृहस्पति की फुल फुल मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मान लो जिसकी कुंडली में भी पितृ दोष होता है बृहस्पति का, ठीक है, तो चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, तो ये काम कब करता है? अब आपने पूछ तो लिया कि भाई है तो बेटे का, मगर कब काम करेगा? अब बृहस्पति का है मान लिया। ये ठीक है। पढ़ाई के टाइम तो काम करेगा? हाँ जी। पढ़ाई के टाइम, जब पढ़ाई विद्या वाद्या से संबंधित होगा तब करेगा ना? हाँ हाँ हाँ, वो उसके मामा को भी परेशान कर लेगा। ठीक है, और भी कई चीजें हो जाएगी। तो आगे आ जाएगा वो सारे उस चीजों में। ठीक है। तो ये मान लो बृहस्पति का पितृ दोष है। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि जब भी जातक की उम्र आएगी 40, 45 समथिंग, ठीक है, यानी कि आपके बाल सफेद होने शुरू हो जाए, वो उम्र, यानी 40 के समथिंग ही होते हैं लगभग बाल सफेद होने शुरू। ठीक है ना। हाँ हाँ। तो जैसे जैसे वो उम्र आई, अब क्या हुआ कि ये पितृदोष ने, अब तक तो सब कुछ ठीक था, सारा कुछ ठीक चल रहा था, किसी को दिखाया तो भी वो बोला पितृदोष, आपने बोला नहीं भाई है ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो ठीक है। मगर अब क्या करेगा कि यहां से बृहस्पति का पितृदोष उसको पकड़ लेगा। अब दुनिया तो 40 साल की उम्र में कमाती है, पैसा जोड़ती है ना, कमाना शुरू करती है। अच्छा, क्योंकि 30, 35 तक तो बच्चा पढ़ता है, स्टैंड होता है ना। 40 हम्म। तक फिर वो कमाना शुरू करता है। ठीक है। तो अब ये पितृदोष अपना रूप दिखा देगा कि दुनिया तो यहाँ कमा रही है और वो गवाए जा रहे हैं। उसका डाउनफॉल शुरू हो गया फिर यहाँ से, बृहस्पति के पितृदोष। और ये आपको हर कुंडली में मिलेगा, लगभग लगभग कुंडलियों में बृहस्पति का पितृदोष मिल जाएगा। ये ठीक तो है। सभी की कुंडली में है जो मैं देखी यार। राहु तो आ ही जाता है, राहु केतु तो आ ही जाते हैं इसमें, दूसरे पांचों, नौ, हाँ, ग्यारह, आ बारह में। जाते हैं बस। तो मैंने अब बोला ना, आपने वो देखना है ना कि आपको ये नुकसान कितना कर रहा है, वो तरीके मैंने आपको दे दिए ना। तभी तो लाल किताब पढ़ना मुश्किल क्यों है? लाल किताब ने तो बता दिया यहाँ पितृदोष है। अब इसको देखें कैसे, वो मैं आपको समझा तो रहा हूँ ना सर। ठीक है। और मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे? तो अब वो आदमी गवाना शुरू कर देगा, बृहस्पति के बृहस्पति के पितृदोष वाला। ठीक है।
वो जिस भी काम में करेगा, अब तक तो चलो उसका काम चल रहा था, 40-45 से पहले उसका काम चल रहा था, काम आ भी रहा था। जैसे ही 40-45 आया, बाल सफेद होने शुरू हुए। अब वो जिस भी काम में हाथ डालेगा बर्बाद हो, वो काम ही बर्बाद हो, काम ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये एक उम्र हो गई। ठीक है, उसका काम ही नहीं चला। इसमें क्या होता है कि फिर मान लो कि वो नौकरी कर रहा था पहले से बच्चा, ठीक है, 30 की उम्र में नौकरी लग गया था। अब 40-45 की उम्र तक आते आते, अगर वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी छूट गई, व्यापार कर रहा है तो व्यापार ठप हो गया, कोई काम कर रहा है तो वहां पंगे पड़ गए। ठीक है, यहाँ पे फिर बृहस्पति अपना अपना अच्छा बढ़िया वाला रूप दिखा देगा, मतलब बुरे वाला रूप। तो यहाँ दिखाता है फिर वो आगे 40-45 के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यापार कर रहा है तो खत्म। ठीक है, और अब तक चाहे वो ऐशो आराम से जिंदगी काट रहा हो, मगर इस उम्र आते आते उसका व्यापार खत्म, ऐशो आराम खत्म, मतलब हर चीज उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, ना नौकरी बचती है, नौकरी बच गई तो समझौते के साथ बच गई, वो वाली बातें नहीं रहती। ठीक है, और दूसरी बात, बृहस्पति के पितृ दोष में 40 के बाद फिर जब डाउनफॉल आता है तो घर का गोल्ड तक बिकवा देता है ये। अगर आपके घर में गोल्ड है तो वो गोल्ड तक भी बिकवा देता है, अगर इस पूरे पावर में बैठा है बृहस्पति का पितृ दोष तो। ठीक है, आपके घर का गोल्ड तक बिक जाएगा। और फिर बीमारियां, उस घर की कुंडली में देखो कितनी कुंडलियों में है, 2-3 में है, तो पूरे घर में किसी को भी सांस, टीबी, पैरालाइज तक की बीमारियां हो सकती है। सांस की बीमारियां हो जाएगी, टीबी तक हो जाएगा। ठीक है, या फिर पैरालाइज आ जाएगा, किसी को लकवा आ जाएगा। ठीक है, और जिसके पित्त दोष होता है उसके फेफड़े कभी देख लेना कमजोर मिलेंगे आपको। ठीक है, डस्ट एलर्जी रहती है उसको, हल्के फुल भाग नहीं सकता, फेफड़े सांस फूल जाते हैं उसके। ठीक है, उसको ये वाली दिक्कतें रहती है। ठीक है, और इस आदमी फिर बृहस्पति के पितृ दोष में क्या होगा, इस आदमी का जितना भी सर्कल है ना, जितना भी सर्कल, ऐसा कोई आदमी नहीं बचेगा कि सब इसके पीठ के पीछे बुराई नहीं कर रहे हो। ये जहां जाएगा सामने कोई नहीं करेगा, पीठ के पीछे आपकी हमेशा बुराई, आपकी टांग खींची जाएगी, आपको मतलब आप अगर ऊंचाई पे जा रहे हो तो आपके लिए ऐसे काम किए जाएंगे कि आपकी टांगे पकड़ के दुनिया नीचे डाल दे। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, अप्रत्यक्ष आपके ऊपर प्रहार होंगे। ठीक है, आपको नीचे खींचने की कोशिश करे जाएगा। आपके सर्कल ऐसी कोशिश करेगा कि अगर उसको पता लग गया कि ये यहाँ जाके कोई फायदा उठाने चाह रहा है तो आपका वहां का रास्ता बंद करवा दिया जाएगा। ठीक है, और ये पितृदोष 40-45 की उम्र में ही सक्रिय होता है, ये मान के चलो। ठीक है। सर एक बात पूछे हम, जैसे हम्म। मेरे घर के जो बच्चे हैं उनके, हम्म। मतलब आप देखो मेरी दोनों बेटी, मेरा जेठ का बेटा, मेरी ननद, इनके सबकी कुंडली में है ना लगन में राहु और साथ में केतु। तो ये भी कोई पितृ दोष है सर? सबके लगन सब में राहु बच्चों है। के यही प्रॉब्लम है। हाँ, मेरी दोनों बेटियों के लगन में राहु है, मेरे जेठ के बेटे के लगन में राहु है, मेरी ननद के लगन में। उनका तो खैर डिवोर्स हो गया है। आ, सबके लगन में राहु है सर। अच्छा, ये सबके भी लगन में पितृ राहु। दोष होता है और सर? पिता का सुकुन हाँ। सबको कितना कितना मिला है? सर मेरे जेठ जी तो अभी हैं, बट उसकी लड़के का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, बहुत लंबा समय हो गया, वो हो गया अराउंड 29 का। और मेरे दोनों बच्ची, बड़ी रिश्ते तो नहीं लड़की हुए, तो 18 की थी। रिश्ते लंबे बड़ी मतलब। लड़की है, हाँ, बोलिए बोलिए। बड़ी लड़की है वो 18 की थी, और छोटी 12 की थी, तभी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो मेरे दोनों बच्चों को पिता का सुख कम ही मिला। और 5 साल से हम, वो अब बाहर फॉरेन में थे, मैं यहाँ थी। हाँ अ, भाई। तो बच्चों के साथ नहीं थे पापा। तो हाँ, तो नहीं ये मिला ना। हाँ ये भी दोष ही है कुल मिला के। आप एक काम करो, तीसरे घर में क्या है हाँ। सबके, सबके तीसरे घर में देखना क्या है। ठीक है, अच्छा। वरना, हाँ, हाँ अगर तीसरे घर में ग्रह है तो एक अलग बात है, मैं बताऊंगा बाद में।
वरना 100 ग्राम काली सरसों और 100 ग्राम अ, क्या बोलते हैं उसको, देखो दिमाग से ही उतर गया आज तो। राहु की चीज हम्म। कौन सी होती है, जो। ठीक जो। है, हाँ। 100 ग्राम जो, 100 ग्राम काली सरसों, हर साल पानी में डलवाते रहो, 27 दिन कम से कम डलवाते रहो। ठीक है, ये कोई भी अच्छा। परेशानी नहीं, कभी भी। ठीक है, कभी परेशानी नहीं अच्छा। है। अच्छा, अब बृहस्पति का उपाय आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हुई मतलब की बातें बृहस्पति का। छोटा सा है, मैं थोड़ा सा एक बार लिमिटेड बताया आपको। ठीक है, तो ये सब है बृहस्पति का। तो बृहस्पति का पितृदोष बचपन से होता है, मगर वो काम करता है 40-45 के बाद। ठीक है, इसी तरह कि कोई से ग्रह का कौन सा कब काम करता है, कब उसको तकलीफें आती हैं, कब नहीं आती, ये सब चीजें। ठीक है, ये सब चीज। तो बृहस्पति का पिल आपने पढ़ ही लिया, तो इसमें क्या होता है कि उपाय क्या होगा कि अपने पूरे खानदान से, जहां तक आपका ब्लड रिलेशन जा रहा है, दादा का घर, अपना चाचा, चाचा का बेटा, ठीक है, इवन अपनी बहन, अपनी बुआ, बस बहन और बुआ तक ही सीमित रहना। ना बुआ के बच्चे, ना बुआ का अपना फूफा, और ना अपना जीजा, और ना अपनी बहन के बच्चे, उनसे आपको नहीं लेना। ठीक है, केवल बहन और बुआ और अपना ब्लड रिलेशन जहां तक जा रहा है, वहां से इक्वल इक्वल आपको पैसे इकट्ठे करने हैं। ठीक है, चाहे आप 1 रुपया सबसे ले लो, वो आपके ऊपर है कि 1-1 रुपया हर कोई दे दे। ठीक है, और आजकल तो भाई कलयुग चल रहा है, ना चाचा ताऊ की सुनता है, ना भतीजा चाचा की सुनता है, कोई किसी से नहीं बोलता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, तो अब हम ये करेंगे कि एक लिस्ट बना लो कि हमारा ब्लड रिलेशन यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इतने आदमी, अब कितनों ने हमें दे दिया 1-1 रुपया, बाकी जो बच गए उनके नाम के 10 गुना आप अपनी जेब से मिला दो। सबसे 1 रुपया लिया है तो सब, जो नहीं दिया उसका 10 रुपये मिलाओ। सबसे 10 रुपए लिए हैं तो जिसने नहीं दिए उसके 100 रुपये मिलाओ। 10 गुना अपनी जेब से मिला के, और उसी दिन, सेम डे, आप, या तो आपका कोई कुल पुरोहित है जो आपके घर में पूजा पाठ करने आता है, शुरू से आता है, पुराना है, तो उसको दो, उसका आशीर्वाद लो कि भाई हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, और ये कोई भी तकलीफें हमारे जिंदगी में ना आए। ठीक है, और वो ना मिले तो कोई भी इस, इतना बड़ी एज का पुरोहित हो जिसके बाल सफेद हो, एज अच्छी हो, तो उसको दो, उससे आशीर्वाद लो। हर साल कम से कम 3 साल तो आपको कंटिन्यू करना है, तो फिर आगे आने वाली पीढ़ियों में ये पितृदोष फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, और बृहस्पति के पितृदोष की एक खास बात और होती है, जिसकी कुंडली में होता है ना, तो आप जैसे ही घर से निकलोगे, आपकी पीठ घर की तरफ, मुंह निकलते हुए आपके लेफ्ट हैंड की तरफ बृहस्पति की चीजें जरूर होगी। या तो स्कूल, या कोई धार्मिक स्थान, या मंदिर, या कोई पीपल का पेड़। और ज्यादा दूर नहीं होगी, करीबन करीबन 16 कदम समथिंग, इतनी दूरी पे कोई ना कोई चीज होगी। ये नोट कर लेना, किसी की भी कुंडली में मिलेगी जरूर। ठीक है, कोई ना कोई धार्मिक चीजें जुड़ी होंगी वहां पे, उससे उससे, या तो मंदिर हो सकता है, कोई धर्मशाला वगैरह हो सकती है। हाँ, बोलो कौन बोल रहा है, कोई नहीं, चलो, ठीक है, तो ये जरूर होगी। तो दूसरा उपाय यही बनता है, उस धर्म स्थान में, उस जगह पे जो पीपल का पेड़ है, उसकी पूजा करो, उसको मतलब देखभाल करो। पीपल नहीं है, मंदिर है, तो मंदिर में भाई पूजा, तो चले ही जाओ, मतलब मंदिर की साफ सफाई। ठीक है, तो मंदिर की सेवा इसी को बोलते हैं, साफ सफाई कराए, कभी पोछा वगैरह लगाए। ठीक है, वहां के जो पुरोहित है उनको कुछ ना कुछ देते रहो। ठीक है, उस मंदिर में एक पीपल का पेड़ लगा दो, उसकी सेवा करते रहो। तो ये दूसरा उपाय बन जाता है। ठीक है, ये होता है।